बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं और इसके अंदर वांडर वॉल्स फोर्सेस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। ये पीडीएफ इसका निकाल लीजिए या फिर ये बुक अपने सामने रखें। आपको इन लेक्चर्स की तरतीब को समझना है तो बुक के मुताबिक है, बिल्कुल। इसके अलावा कोई आप उलझ जाएंगे, वरना कि सर ये क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। तो आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए, बुक के थ्रू। और बुक में ही जितना मटेरियल होता है मैं उसी के ऊपर लेक्चर डिलीवर आउट करता हूँ, जितना मटेरियल आपकी बुक में मौजूद होता है, क्योंकि आपके एंट्री टेस्ट वगैरह ये वो सब आपकी बुक के मटेरियल से ही मशरूत हैं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बुक के मटेरियल से ही मशरूत है। और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज मौजूद है वो भी नोट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं, साथ साथ लिख दूंगा। पिछली वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है इसकी पूरी चैप्टर की, इस पूरी बुक की, केमिस्ट्री की अभी तक की जो वीडियोस बन चुकी हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, उसके लिए जो आपको यूट्यूब पे स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके नीचे लोगो नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। और अगर ये एरो आपको नज़र आता है तो इसको क्लिक कर लें, तो नीचे नीचे और प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। तो सारी वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं, वो देख लीजिएगा। आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। एडवांस टेंसेस, एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद होगी इंग्लिश लैंग्वेज की, आप देख लें। उसमें आपको जो है वो टेंसेस सीखने हैं या टेंसेस सीखने हैं आपको, जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम है, तो वो सारे मैंने बनाई हुई हैं वीडियोस, वो देख लीजिए। पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, वो वीडियोस प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है, 5 चैप्टर कंप्लीट उनके लेक्चर्स जो हैं मौजूद हैं, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। ये पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है। आज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पार्ट 2 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हमें टाइम मिलता है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मतलब 2 टॉपिक जो है वो कोशिश करेंगे कि आज कवर अप हो जाएं। उसके बाद इसमें सेल्फ़ असेसमेंट जो है वो भी मौजूद है इसके अंदर, पेज नंबर 109 पे। बहरहाल ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमारा टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन वर्ड निकला है अप्लाई से। अप्लाई का मतलब होता है यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में यूज़, इस्तेमाल। कहाँ अप्लाई हो रही हैं ये, कहाँ यूज़ हो रही हैं ये, कहाँ प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपनी डेली लाइफ के अंदर, चीज़ों के अंदर क्या अमल दखल हो रहा है, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पे इसका क्या असर पड़ रहा है, तो ये एप्लीकेशंस जो है वो आप देखेंगे इसकी ज़रूरियात। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी किस जगह पर है? इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ज़रूरत। किस जगह पर ज़रूरत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस के अलावा बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हैं,
नोट्स बनाते रहें इसके। बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, बायो मीन्स लाइफ। अब आप समझ जाइए ऐसे सारे केमिकल प्रोसेसेस जिनका ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। ये बात मैं शुरू में समझा चुका हूँ आपको कि हमारी दुनिया में दो ही किस्म की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, बेजान चीज़ें, उनके अंदर उनसे मुताल्लिक़ आपको बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा अमल दखल है। ठीक है, उनकी डिटेल क्या है अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है फ़िलहाल, वो आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो शायद उसमें बात हो जाए। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं या वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से हमें हासिल होती हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से भी खैर अभी हासिल हो रहे हैं। या आपके वजूद में, आपकी बॉडी के अंदर जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके वजूद के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम केमिकल रिएक्शंस जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो उनमें भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है भाई, बहुत तफसील से पिछली वीडियो के अंदर मैं जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो बहुत नुकसान कर लिया आपने, ये वीडियो बंद करके पहले वो देख लीजिए। ठीक है भाई, तो कहाँ ज़रूरत है इनकी? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में, और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से वाटर एग्जिस्ट। हमारी ज़मीन पर आपको पानी चाहिए, पूरी अर्थ पर, ठीक है ना, आपको भी जितने जानदार हैं सबको पानी की ज़रूरत है। किस शक्ल में आपको पानी चाहिए? क्या आपको, क्योंकि पानी की 3 शक्लें हैं। पानी जो है वो गैस की शक्ल में भी होता है जिसको हम वेपर्स कहते हैं, ये भी पानी है। केमिकल फार्मूला वेपर्स का बदला नहीं है, H2O, ये H2O ही है। ठीक है, तो वेपर जो है वो गैस जैसी हालत है पानी की, ठीक है, जिनको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। दूसरी शक्ल पानी की जो है वो आइस है। तीसरी शक्ल जो है पानी की वो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर। हमारी ज़मीन पर जितने लिविंग थिंग्स हैं, 99.99% लिविंग थिंग्स को जो है वो पानी इस शक्ल में चाहिए होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? और पानी जो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर एग्जिस्ट, वाटर अपना वजूद रखता है लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड वाटर में। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में क्यों अवेलेबल है ज़्यादातर? क्योंकि आप बताएं उनको कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ज़िम्मेदार हैं पानी के ज़्यादातर हमारी ज़मीन पर लिक्विड की शक्ल में अवेलेबल होने में। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें कि एक हाइड्राइड जिसको हम कहते हैं, हाइड्राइड ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप है हाइड्राइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर H2O वाटर भी आ जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी आ जाता है। ये दोनों भी कंपाउंड है। तो हाइड्राइड ग्रुप कौन सा ग्रुप है? जिसके अंदर वो कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें हाइड्रोजन है। ये अपने नोट्स में डाल लीजिए बात। तो हाइड्राइड ग्रुप कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप है जिसके में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, या जिसमें वो कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर H2O ये भी हाइड्राइड ग्रुप का ही हिस्सा हो गया, और हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी हाइड्राइड ग्रुप का ही हिस्सा हो गया। लेकिन पानी जो है, ये H2O जो है, ठीक है भाई, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, हालांकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ है इनका। पानी आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैशियस स्टेट में मिलती है। ये टेक्निकल बातें नोट्स में डाल लें और जहन नशीन कर लें। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से MCQs बनते हैं। क्या वजह है कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ है पानी का भी और हाइड्रोजन सल्फाइड का भी? साइंटिफिक रीज़न दीजिए इसके पीछे वजह क्या है, जबकि दोनों हाइड्राइड हैं, वाटर भी हाइड्राइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हाइड्राइड है, लेकिन एक तो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, दूसरा गैशियस स्टेट में अवेलेबल है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है
कि पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई हुई है, H2O, 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 इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, सेकेंडरी बॉन्ड बना हुआ है, वंडर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो वो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस वजह से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान H2S, H2S, H2S इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये वजह है कि ये गैशियस स्टेट में अवेलेबल है हाइड्रोजन सल्फाइड। हालांकि दोनों किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? हाइड्राइड ग्रुप से। नोट्स में डाल लीजिए इसको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है। इसकी ज़रा बात पूरी कर दूं यहाँ पे। इन लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है और जो है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। रीज़न क्या है? लिक्विड स्टेट में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वाटर के अंदर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैशियस स्टेट में अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो से तो आप समझ गए होंगे लाइफ, ज़िंदगी। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। यानी कि ये ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मॉलिक्यूल्स की दो टाइप हैं हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेन्स की शक्ल में होते हैं, चेन्स की शक्ल में, चेन्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, चेन्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ रही है आपको? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी चेन बनी हुई होती है। इस पूरी चेन को हम जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ आई आपको? अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक हमारे पास C2H12O6, ये क्या है? ये एक जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी से अब यहाँ इसमें थोड़ी तब्दीली होगी, इसी से दूसरा एक C6H12, C6H12O6 डैश C6H12O6 डैश C6H12O6, इनमें एक एक हाइड्रोजन आगे पीछे कम होगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट ये चेन नहीं बना रहा, सिर्फ आपको वक्ती तौर पे समझाने के लिए। तो ये भी देखें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पर देखें ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं आपस में ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने लंबी सी चेन बनाई हुई है। ये जो बड़ी सी चेन है इसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। और क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स इस किस्म के चेन्स वाले लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं या उनमें मौजूद होते हैं, वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से हासिल होती हैं उनमें मौजूद होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इनको पूरा नाम दिया जाता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात? अब आप कोई भी लिविंग बॉडी उठा के देख लें ना, आपको 2, 3, 4 किस्मों के ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही उसके अंदर नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर इसके अंदर मैं अभी इसको बताता हूँ, ये चेन्स ऑफ, ये मैं मिटाऊँगा अभी, जो बुलेट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो आप देख लें, सिर्फ ये समझाने के लिए था। अब ये जो हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। माइक्रो मीन्स छोटे। ये देखें, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, इसी तरह ये चेन बनती है पूरी की पूरी। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और लंबी सी चेन बनाते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोटीन है, ये भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्रोटीन है, ये भी हमारे पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन, डीएनए,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर एटसेट्रा कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है लिविंग बॉडीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, डीएनए तो होता ही होता है। ये क्या है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब समझ जाइएगा आप, मैं इनको अगर मैक्रोमोलिक्यूल कह रहा हूँ प्रोटीन को, तो क्या है? ये लंबी सी चेन है। किन की? माइक्रोमोलिक्यूल्स की। डीएनए क्या है? ये भी एक लंबी सी चेन है, और ये किससे मिलके बनी है? माइक्रोमोलिक्यूल्स से। तो प्रोटीन, डीएनए एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। बॉन्ड होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसमें जो बॉन्ड मौजूद है, आप समझ जाइए कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक ख़ास पर्टिकुलर सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो एक ख़ास सीक्वेंस में इस चेन का होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो ख़ास सीक्वेंस जो है वो किस वजह से बनती है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनती है। तो ये काम है हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। रेनशीन कर लीजिए। इसी तरह एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसी तरह आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो चेन है वो एक ख़ास सीक्वेंस में है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। उसके पीछे वजह कौन सी केमिकल बॉन्डिंग है? तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात को ज़रा समझना होगा, पानी, वाटर, आपके हाथों पे मट्टी लगी हुई है तो आप पानी से उसको धो लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ईज़िली वॉशेबल होती हैं विदाउट सोप। सोप के बग़ैर आसानी से आप उनको वॉश कर लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वॉशेबल नहीं होती, नॉट वॉशेबल विद वाटर। ये कौन सी होती हैं? ये ऑयली थिंग्स होती हैं, ऑयली थिंग्स। कपड़ों को ले लीजिए, अगर कपड़े आप धोना चाहते हैं, आपके कपड़ों पे जो है वो खाना खाने के दौरान ऑयल वगैरह गिर गया है, तो अब आप जो है उसको कपड़ों को लेके अगर पानी में हाथ से धोने की कोशिश करेंगे, कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी, तो वो ग्रीस के दाग या ऑयल के दाग जो है वो कपड़ों से हटते नहीं हैं। फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको सोप की ज़रूरत होती है, या डिटर्जेंट की, या सर्फ़ की। तो ये डिटर्जेंट, सर्फ़ या सोप फिर आप जब यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऑयल जो पहले उतर नहीं रहा था, अब जो है वो आसानी से उतर गया कपड़ों पे से, ऑयल के धब्बे जो है वो हट गए हैं। ये जो पहले पानी में, अब टेक्निकल नाम पता है क्या है इसका? जब हम कहते हैं कि हमने कपड़ा, वो कपड़े जिसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, उन कपड़ों को जब हमने पानी में डाला और रगड़ा, तो असल में एक आम इंसान तो ये बोलेगा कि आप जो है इस कपड़े को वॉश कर रहे हैं पानी से। आप कोशिश कर रहे हैं कि इस कपड़े पे जो ऑयल लगा हुआ है वो पानी से आप जो है वो वॉश कर दें और हटा दें। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो क्या बोलेगा इसको? वो ये बोलेगा इसको कि आप जो है असल में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं कपड़ों के ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है ना, ऑयल को आप क्या चाह रहे हैं कि ये डिज़ोल्व हो जाए। किस में डिज़ोल्व हो जाए? इन वाटर, पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अब ये ऑयल जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो इसका मतलब कपड़े साफ़ हो जाएंगे, कपड़ों में से निकल के वो ऑयल पानी में चला जाएगा। तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये कहेगा कि आप जो है कपड़ों पे लगे हुए ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? ऑयल्स जो हैं, ये ऑयल, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि इस पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी हैं, देखिए मुझे प्रॉब्लम यही होती है कि मैं जब बात कर रहा होता हूँ, लेक्चर दे रहा होता हूँ,
तो मैं ये जहन में रखता हूँ कि यार आपने पिछली वीडियोस देखी हुई, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, आपको बात समझ में आ रही है। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ डाली जाएगी, अब मॉलिक्यूल्स की भी दो किस्में हैं ना हमारे पास, ठीक है। पानी जो H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पोलर हैं, और पानी के अंदर वही चीज़ डिज़ोल्व होगी जो जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे। बात समझ आ रही है? पानी जो है वो, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पोलर है, और पानी के अंदर भी वही चीज़ डिज़ोल्व होगी जो कि पोलर है। समझ में आ रही है बात आपको? चीज़ें बनी हुई होती हैं मॉलिक्यूल्स से। अब जो चीज़ आप पानी में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर होने चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की लड़ाई होने जा रही है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होंगे। अब इंटरेक्ट कब होंगे? जब वो चीज़ जो कि आप पानी में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स पोलर हों। समझ में आ गई बात आपको? आप समझ जाइए कि ऑयल पानी में डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है। ऑयल क्या है? ये नॉन पोलर है, यानी कि ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। अब अगर, और इसी वजह से ऑयल जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा, कपड़े से हट नहीं रहा। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सोप की या डिटर्जेंट की? सोप क्या करेंगे? सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको भी ज़रा आप समझ लीजिए। सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको भी आप ज़रा समझ लीजिए। सोप के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका दो हिस्से होते हैं, पार्टिकुलर सीक्वेंस। ये पिछला एक वर्ड मिट गया था। सोप जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उसके दो हिस्से होते हैं। ये इसका मॉलिक्यूल मैंने आपको बना दिया। इतना लंबा सा मॉलिक्यूल होता है सोप का या डिटर्जेंट का। ये जो हिस्सा है ना इसका, ये होता है नॉन पोलर, ये वाला नीचे वाला। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना सोप के मॉलिक्यूल का, ये पोलर होता है। जब आप सोप पानी में डालते हैं ना, मतलब आप सोप या सर्फ जब पानी में डालते हैं, सर्फ आप पानी में डाल रहे हैं, तो वो सर्फ किससे मिलके बना हुआ है? इन मॉलिक्यूल से, जिनका एक हिस्सा तो नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है। जब ये पानी में चले जाते हैं तो पानी इनको क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी इसको डिज़ोल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि सर्फ के मॉलिक्यूल का ये हिस्सा पोलर है, इसलिए ये हिस्सा क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ये हिस्सा जो पोलर है, ये जो अलग होगा ना, ये पता है किसके पास जाएगा? ये ऑयल के मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उसको पोलर बना देगा। ऑयल के मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उसको क्या कर देगा? पोलर बना देगा। ऑयल का मॉलिक्यूल जब पोलर होगा, अब वो ऑयल का मॉलिक्यूल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि कपड़ों पे से ऑयल जो है वो हट गया है। क्लियर हो गई ये पिक्चर? अब ज़रा आगे देखें, इसके अंदर ये पॉइंट क्या है। अब वजह क्या है इसके पीछे? इसके वजह है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन पोलर पार्ट ऑफ सोप। अब इसका पॉइंट लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन पोलर पार्ट ऑफ सोप, बिटवीन पोलर पार्ट ऑफ सोप। सोप का जो पोलर पार्ट है वो सोप मॉलिक्यूल का जो पोलर पार्ट है, या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का जो पोलर पार्ट है वो, एंड वाटर, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो, और जो सोप का जो मॉलिक्यूल है उसका जो पोलर पार्ट है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो
तो ये भी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका फ़ायदा क्या होगा। पेंट वगैरह आप दीवारों पे करते हैं, अगली एप्लीकेशन भी इसकी देख लीजिए। पेंट आप दीवारों पे करते हैं, ठीक है, तो वो दीवार पे चिपकता है जो है, इस चिपकने के प्रोसेस को एडहेशन कहते हैं। एडहेशन, कोहेशन, ज़रा इसको भी नोट्स में डाल लें। दोनों वर्ड का मतलब ही ये होता है, क्या? स्टिक। स्टिक का मतलब डंडी भी होता है, और स्टिक का मतलब जो है वो चिपक जाना, चिपक जाना। आप जो बाज़ार से टेप लेके आते हैं ना, उससे क्या होता है, चिपक जाता है वो भी टेप। कॉपियाँ वगैरह पे आप कवर वगैरह चढ़ाते हैं तो उस टेप को यूज़ करते हैं, पता है ना। उसका पूरा नाम है टेप एडहेसिव। टेप एडहेसिव। तो ये एडहेसिव वर्ड जहाँ भी आए तो समझ जाइए चिपकने वाली बात की जा रही है। और इसी तरह ये कोहेसिव वर्ड जहाँ पर आ जाए तो समझ जाइए कि चिपकने वाली ही बात की जा रही है। मैंने शुरू की वीडियोस में आपको मैग्नेट और आयरन की मिसाल दी थी। मैग्नेट और आयरन का पीस जो है, आयरन पीस, आयरन का पीस मैग्नेट से चिपक गया है ना, ये आयरन का पीस है और ये मैग्नेट है। तो ये आयरन का पीस इस मैग्नेट से चिपक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये चिपकना किस वजह से हुआ है? फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पिछली वीडियोस में तफसील से बात कर चुके हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इस आयरन के पीस को इस मैग्नेट से चिपका दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर ये जो टेप एडहेसिव है या फिर जो पेंट आप कर रहे हैं दीवारों पे, ये टेप एडहेसिव जो है, क्या ये मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बना? बिल्कुल मॉलिक्यूल्स से मिलके बना। क्या ये पेंट जो आप दीवारों पे कर रहे हैं, क्या ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर नहीं बना? बिल्कुल ये पेंट भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। और वो जो दीवार है, बावजूद ये कि दीवार जो है उस पर प्लस्तर हुआ है, प्लस्तर के अंदर सीमेंट है, ठीक है, रेती है, और 2, 3, 4, 5 किस्मों के इंग्रेडिएंट हैं, उनका मसाला जो बनता है उसको कलेक्टिवली कंक्रीट कहा जाता है। तो कंक्रीट बेसिकली मिक्सचर है, ठीक है। तो ये कंक्रीट जो है मिक्सचर बना के आप जो है इसकी मदद से दीवारें बना रहे हैं, तो क्या ये कंक्रीट जो है ये मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बना? भले इस कंक्रीट के अंदर सीमेंट मौजूद है, तो क्या सीमेंट जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बना? बिल्कुल बना है। क्या इस कंक्रीट के अंदर जो रेती है, बजरी, वो क्या वो सीमेंट वो मॉलिक्यूल से मिलके नहीं बनी? बिल्कुल मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। अब यहाँ पर जिस तरह ये मैग्नेट के पास स्टिकिंग प्रॉपर्टी है, जिस तरह ये मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इसके ऊपर, आयरन के पीस के ऊपर, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये मैग्नेट से ये आयरन का पीस चिपक गया है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है अगर पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ज़हन नशीन कर लीजिए आप ये बात। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जिस तरह ये मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और उसके नतीजे में ये आयरन का पीस उससे चिपक रहा है, बिल्कुल इसी तरह एक पोलर मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल है, या ये पेंट का मॉलिक्यूल है, या फिर ये टेप एडहेसिव का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्योंकि चीज़ें बनी हुई हैं मॉलिक्यूल्स से, तो कलेक्टिवली उन चीज़ों के अंदर भी ये वो चीज़ें भी क्या होंगी? वो चीज़ें भी पोलर होंगी। बात को समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ें जिन मॉलिक्यूल से मिलके बनी हैं वो पोलर हैं, उसके नतीजे में वो चीज़ जो है, जैसे कि ये टेप एडहेसिव है या पेंट है या पानी है, वाटर को भी ले लेते हैं, ये भी, तो इसके अंदर भी आपको ये चिपकने वाला मामला नज़र आएगा, ये एडहेशन वाला मामला आपको नज़र आएगा, ये कोहेशन वाला मामला आपको नज़र आएगा। क्यों?
क्योंकि ये जो चीज़ है पानी, ये भी पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, टेप एडहेसिव भी पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, पेंट जो है ये भी पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और पोलर मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया कि वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस तरह ये मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को चिपका रखा है अपने आप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, बिल्कुल यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल्स भी यही काम करेंगे। अब यहाँ पर जब ये टेप एडहेसिव जो है वो पेपर से चिपक रहा है, तो आप समझ जाइए कि टेप एडहेसिव के मॉलिक्यूल भी पोलर हैं, ठीक है, और वो जो कागज़ है, ठीक है, ये भी पोलर है। इसी वजह से ये आपस में चिपक रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल वो कंक्रीट जिसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी पोलर हैं और कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी पोलर हैं। तो इनके दरमियान जो है वो चिपकने का मामला ज़्यादा होता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल से पोलर मॉलिक्यूल का चिपकना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैग्नेट का इस आयरन के पीस के साथ चिपक जाना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं चिपकेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो इस मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स को मैग्नेट से हम तशबीह देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स की ही बात हो रही होती है जिनसे इन्होंने चिपकना है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ठीक है, जिससे ये चिपके रहेंगे आपस में। ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया? तो ये एडहेसिव एक्शन है पेंट का, जो उसकी वजह क्या है? क्योंकि पेंट के अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग है, पेंट के मॉलिक्यूल्स में भी कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडहेशन और कोहेशन इनमें फ़र्क है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब चिपकना ही होता है। मतलब जब मैं चिपकने की बात कर रहा हूँ तो समझ जाइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एडहेसिव एक्शन जो है, एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, ये पॉइंट भी आ गया। कपड़ा जो आप, मैं कपड़े पहने हुआ हूँ, आप भी पहने हुए हैं, इसके अलावा कपड़े की मसनूआत जो भी हैं, बेडशीट्स बनती हैं या कुछ भी हैं, पर्दे बनते हैं, ठीक है, बुनियादी चीज़ क्या है? पर्दे हैं या शर्ट है, ठीक है, या पैंट है। इसी तरह के बहुत सारे गारमेंट्स की चीज़ें जो भी बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, ये कलेक्टिवली किस चीज़ से बनते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैरायटी जो है वो हमारे पास बेकरी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, केक बनता है, बिस्किट्स बनते हैं, बिस्किट्स के अंदर इतनी वैरायटी है, सब कुछ, लेकिन उनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आटा। आटा। फाउंडिंग फादर कौन है इन सारी चीज़ों का? आटा, क्योंकि आटे से ही मैदा निकलता है और उस मैदे से ही ये वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, केक्स वगैरह ये सब कुछ बनते हैं। तो फाउंडिंग फादर कौन हुआ? आटा। आटे से मैदा निकल रहा है, सूजी भी आटे से ही निकलती है और भूसी भी आटे से ही निकलती है। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म का कपड़ा है, चाहे वो पहनने वाला हो, चाहे वो बेडशीट्स के लिए हो, चाहे उससे कारपेट्स बन रहे हों, चाहे उससे बैग बन रहे हों, वो किस चीज़ से बनता है? वो धागों से बनता है, धागे। इन्हीं धागों को हम फाइबर्स कहते हैं, इन्हीं धागों को हम फाइबर्स कहते हैं। अगर कपड़ा मजबूत है तो इसका मतलब उसके धागे मजबूत हैं। कपड़े की मजबूती का दूसरा मतलब क्या है? कि कपड़ा फटे नहीं, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लॉथ है, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ है, ये कपड़ा तो मजबूत है, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? कि ये आसानी से फट नहीं रहा। फटने को हम क्या नाम देंगे? डी शेप होना, डी शेप, उसकी शक्ल में तब्दीली आना, डी शेप, उसकी शक्ल में तब्दीली आना, कपड़े का फट जाना। लेकिन आप देखिए कितना भी हल्का कपड़ा हो या कितना भारी कपड़ा हो, एक आपको रेसिस्टिंग फोर्स जो है महसूस होती है, मुज़ाहिमती क़ुव्वत, रेसिस्टिंग फोर्स।
रेसिस्टिंग फोर्स, रेसिस्टिंग वर्ड निकला है रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस का मतलब होता है मुज़ाहिमत करना, किसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। कोई आप पे जुल्म कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तो इसको कहते हैं मुज़ाहिमत करना, रिएक्शन शो करना, रिएक्शन दिखाना। तो रेसिस्टिंग पावर है मुज़ाहिमती क़ुव्वत, मुज़ाहिमती क़ुव्वत। तो जब कपड़ा जो है वो एक तो आसानी से फट रहा है, एक जो है वो बड़ी मुश्किल से फट रहा है और एक फट ही नहीं रहा आपसे, तो उसके पीछे वजह क्या है? आप कहेंगे कि ये कपड़ा तो बहुत ही हल्का है, ये कपड़ा जो है वो थोड़ा मजबूत है, ये कपड़ा तो भाई बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तीनों किस्म के कपड़े बने किससे हैं? फाइबर से, धागों से मिलके बने हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो समझ जाइए कि कपड़ा धागों से मिलके बना है, तो कपड़ा फट गया तो इसका मतलब उसके धागे फट गए, ठीक है। लेकिन जो हल्के से हल्का कपड़ा जो आपने फाड़ा, उसने भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस शो ज़रूर की है, रेसिस्टिंग फोर्स उसने कुछ ना कुछ लगाई है कि वो जो है अपनी शक्ल में बिगाड़ नहीं चाहता, अपनी शक्ल में बिगाड़ नहीं चाहता। ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं टेंसाइल इफ़ेक्ट, टेंसाइल इफ़ेक्ट। डोंट बी डी शेप्ड, डोंट बी डी शेप्ड, शक्ल में बदलाव लेके आना। कोई भी चीज़ है जब आप उसमें तोड़ने फोड़ने का अमल करते हैं, ज़हन नशीन कर लीजिए बात, ये वर्ड आएगा आगे डिस्टर्ब करेगा वरना आपको, तो एक रेसिस्टिंग फोर्स क्रिएट होती है जो कि कोशिश करेगी कि आप उसको उसकी शक्ल में बिगाड़ें मत, ठीक है। ये रेसिस्टिंग फोर्स जो है इसी को हम कहते हैं टेंसाइल इफ़ेक्ट। समझ में आ गई बात? और इसको आसान से याद रखना, डोंट बी डी शेप्ड, कि मुझे डी शेप मत करो, मैं मुज़ाहिमत करूँगी, रेसिस्ट करूँगी। तो वो रेसिस्टिंग जो है, रेसिस्टेंस जो है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल इफ़ेक्ट। अब ज़रा धागे जो हैं, कुछ थ्रेड जो हैं, कुछ हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो मज़बूत हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका टेंसाइल इफ़ेक्ट तो अच्छा है। और अगर धागे कमज़ोर हैं, फाइबर कमज़ोर है, तो हम इसको कहेंगे इसका टेंसाइल इफ़ेक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ये तो बड़ी जल्दी फट गया, मतलब इसने तो कोई मुज़ाहिमत की ही नहीं, इसने तो कोई रेसिस्ट किया ही नहीं। ये धागे कई किस्मों के हैं, ठीक है, इनके नाम मैं भी लिख देता हूँ। जैसे अब मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये तो मैंने समझा दिया आपको, भी इसको मिटा रहा हूँ और इसका पॉइंट जो है लिख रहा हूँ। फाइबर्स, एरो, मिसाल के तौर पर फाइबर या धागों की कुछ किस्में हैं। सिल्क जो है जिसको हम रेशम कहते हैं, ठीक है, ये नेचुरल होता है। पॉलिस्टर, ये भी धागे की, ये भी थ्रेड की एक किस्म है, फाइबर की एक किस्म है। नायलॉन, ये भी फाइबर की एक किस्म है, नायलॉन एटसेट्रा, ठीक है। ये सब जो हैं वो फाइबर्स की मुख्तलिफ वैरायटी है, फाइबर्स की एटसेट्रा। रिजिडिटी एंड टेंसाइल इफ़ेक्ट इन थ्रेड्स, इन थ्रेड्स के अंदर जो रिजिडिटी आपको नज़र आती है, सख्ती नज़र आती है, एंड टेंसाइल इफ़ेक्ट, टेंसाइल इफ़ेक्ट जो आपको नज़र आता है, मतलब जब आप इनको डी शेप करना चाहते हैं तो ये रेसिस्ट करते हैं, मुज़ाहिमत करते हैं, तो ये टेंसाइल इफ़ेक्ट जो आपको नज़र आता है इन थ्रेड्स, इन धागों में, इन थ्रेड्स, इन धागों में, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इन थ्रेड्स में, इन फाइबर्स के दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग हुई हुई है? सेकेंडरी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का है हमारे पास। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पार्ट 2 भी हो गया, वान डर वाल फोर्सेस पार्ट 4 हो गया, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। तो वान डर वाल फोर्सेस का पार्ट 5 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास इसी पेज नंबर 107 पे है, आप देख सकते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है, हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। उसके बाद अगले पेज पे सेल्फ असेसमेंट जो है वो आ जाता है, फिर जाके ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक ख़त्म होगा। फिर तीसरी किस्म की जो हमारे पास वान डर वाल
फोर्सेस में जो तीसरी टाइप है वंडरवॉल फोर्सेस की, वो हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। उसके बाद फिर उसको देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।